भूगोल ब्रह्मांड की सारी चीज़ें, चाहे उसमें हमारी मंदाकिनी हो, चाहे हमारे सारे सौरमंडल के सारे ग्रह हों, चाहे हमारी पृथ्वी हो, चाहे सूर्य हो, लेके उन चीज़ों से और लेके हमारे पैर के नीचे जो धरती पे पड़ा हुआ एक कण भी सब भूगोल की कैटेगरी में आता है। मैं अरुण कुमार आपके लिए लेके आया हूँ जियोग्राफी की पहली क्लास, जिसमें हम आज जियोग्राफी के बारे में चर्चा शुरू करेंगे और आप भी और मैं भी पढ़ेंगे आज जियोग्राफी। भूगोल कहने को तो तीन अंकों का एक शब्द है भूगोल, पर जो इसको समझता है उसको कभी अहंकार नहीं होता, क्योंकि उसको पता है हम पूरे ब्रह्मांड में, इस पूरे ब्रह्मांड में, इतने बड़े ब्रह्मांड में इतनी सारी चीज़ें होते हुए भी, गैलेक्सी और इतनी सारी गैलेक्सी के होते हुए भी हमारी उसमें एक छोटी सी गैलेक्सी, उस गैलेक्सी में भी हमारा एक छोटा सा तारा सूरज, और उस तारे के साथ घूमते हुए इतने सारे ग्रह, उसमें से एक हमारा छोटा सा ग्रह पृथ्वी, और उस पृथ्वी में भी हमारा एक छोटा सा देश, उस छोटे से देश के अंदर हमारा एक छोटा सा राज्य, राज्य के अंदर हम। तो हमारी कैटेगरी और एक ब्रह्मांड के आगे हम, और कितनी सी छोटी चीज़ होगी। तो जो जिसने एक बार भूगोल पढ़ लिया उसको कभी अहंकार नहीं हो सकता, क्योंकि उसको पता है कि हमारा अस्तित्व इस ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं है। तो आइए दोस्तों, हम शुरू करते हैं आज से भूगोल। भूगोल कहने को भूगोल एक छोटी सी चीज़, अगर कोई कहे कि भूगोल की परिभाषा दीजिए तो भूमि है गोल, यही है भूगोल। भूमि है गोल, यही है भूगोल। कहने को तो इतनी सी छोटी चीज़ है, पर अगर इसको परिभाषित किया जाए तो अलग अलग मान्यों में अलग अलग चीज़ें बैठती हैं। अगर हम लेकर चलें जैसे भूगोल, भूगोल का पहल जो शब्द है, क्योंकि सबको पता है किसी न किसी चीज़ का नामकरण होता है। अगर एक बच्चा भी पैदा होता है तो उसका भी नामकरण रखा जाता है। माँ बाप और उसके रिश्तेदार सब सोच समझ के उसका नाम रखते हैं। इसी प्रकार भूगोल का भी नाम रखा गया। तो कैसे पता चला कि धरती और ब्रह्मांड की इतनी सारी चीज़ें और धरती में मौजूद सब चीज़ों का जो ज्ञान होगा उसे हम भूगोल में रखेंगे। तो सबसे पहले जो इसका नाम दिया था, छोटा सा क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन में छोटी मोटी नौकरियों में पूछा भी जाता है कि भूगोल का जनक का नाम क्या है। तो भूगोल के जनक का नाम है इरोक्लिनियस। ये भूगोल का जनक है, ये भूगोल का जनक कहा जाता है। भूगोल का जनक क्योंकि इसने क्या है कि भूगोल के थोड़ी सी अध्ययन करने के बाद इसका नामकरण किया, भूगोल का नामकरण कर दिया। ऐसे ही चलते चलते जब भूगोल का आगे लोगों ने ज्ञान प्राप्त करा और इसके बारे में जानकारी प्राप्त करी, तो बाद में पता चला कि पृथ्वी के जो चीज़ें हैं, तल जो है, अब उसको भूगोल कहेंगे किसको, किस चीज़ को भूगोल कहेंगे। अलग अलग आदमियों ने अलग अलग परिभाषाएं दी कि ये भूगोल है, ये भूगोल है। तो कुछ परिभाषाएं मुख्य भी हैं और कुछ मुख्य भी नहीं है। ज़्यादातर क्वेश्चनों में पूछा नहीं जाता है, पर जो कुछ जैसे जो पीजीटी देंगे या टीजीटी, तो उनके उसमें कभी कभी क्या है कि परिभाषाएं डालकर कुछ नाम दे देता है, तो उसमें पहचानने के लिए बोल देता है। तो इसलिए थोड़ी सी मैं आपको बता देता हूँ, वैसे कुछ इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। जैसे कीटोमसी ने तो इतना तक कह दिया कि यह देखने के लिए स्वर्ग की आभा में है, पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में देखने जैसी एक आभा में है। अगर हम पृथ्वी की को देखें, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करें, तो ऐसा महसूस होता है जैसे कि हम स्वर्ग की आभा में देख रहे हो। इन्होंने तो इतना तक कह दिया। और कुछ और भी आदमी हुए हैं जैसे आर्थर होम्स ने तो इतना तक कहा है कि पृथ्वी का वह भाग जिस पे मानव रह रहा है उसका अध्ययन करना भूगोल है। ऐसी परिभाषाएं, कुछ और भी परिभाषाएं दी गई हैं जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट है और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ऐसे ही मैं धीरे धीरे आपको टाइम पे भी बताता रहूँगा। और ये कुछ परिभाषाएं थी जो मैंने आपके आगे बताई हैं। अब भूगोल है, भूगोल की कुछ शाखाएं हैं। जैसे कि भूगोल को अगर बांटा जाए तो पहली भौतिक और मानव भूगोल।
अगर भौतिक भूगोल में लिया जाए, भौतिक का मतलब है कि पृथ्वी पे मौजूद जो पहले से चीज़ें हैं वे हमारी क्या आएंगी, भौतिक रूप में आएंगी। जैसे कि पर्वत हो गए, हमने नहीं बनाए हैं, मानव द्वारा निर्मित नहीं है, पर प्रकृति ने खुद डेवलप किए हैं। जितनी भी डेवलप चीज़ें प्रकृति के द्वारा हैं वे सब क्या आएंगी, भौतिक में आएंगी। तो भौतिक में जैसे कि हम जो अध्ययन करेंगे, जैसे भू आकृतियाँ खुद बनी है, पृथ्वी ने अपने अनुसार उसको ढाला है। और जैसे पर्वत विज्ञान हो गया, समुद्र हो गया, जलवायु का हो गया, भूकंप हो गया, ये क्या चीज़ें हैं जो पृथ्वी में अपने आप उत्पन्न होते हैं। तो ये क्या आती हैं, भौतिक भूगोल के अंदर। कुछ क्या है मानव द्वारा निर्मित, जैसे मानव भूगोल खुद उसकी शाखा है, मानव भूगोल। जाति भूगोल, क्योंकि मानव द्वारा उत्पन्न होती है जाति। संस्कृति, जब जहाँ जाति होगी, मानव रहेंगे, तो वहाँ क्या है, संस्कृति भी अपना स्थान लेगी। और उसके साथ साथ ही जैसे समाज, मानव जहाँ रहेगा तो वहाँ समाज भी होगा। कृषि, नगरीय, ये क्या है, सब मानव भूगोल में आती है। ये मानव भूगोल में और भौतिक भूगोल दोनों का अलग अलग वो है पर कुछ शाखाएं इन दोनों को मिलकर बनाई जाती है मानव द्वारा निर्मित। जैसे कृत्रिम द्वीप बना लेता है, कृत्रिम पर्वत का निर्माण कर लेता है, तो ये दोनों क्या होती हैं, इन एक दूसरे के मिलके बीच में आ जाती है। ये तो हो गई हमारी क्या था कि भूगोल की शाखाएं। अब आते हैं हम सबसे बड़ी चीज़ लेते हैं, जैसे कि हमारे घर में दादा सबसे बड़े हैं। तो सबसे पहले अगर हमारे घर में कोई भी आएगा तो जानकारी लेने की प्राप्त करेगा, तो सबसे पहले क्या करेगा, वो हमारे दादा से पूछेगा। अगर हमारे दादा मौजूद हैं, अगर दादा नहीं है तो हमारे पापा से पूछेगा, पापा से नहीं पूछेगा उनके बड़े भाई से पूछेगा। तो जो भी बड़ा होगा सबसे पहले उससे जानकारी ली जाएगी, और जानकारी को लेकर धीरे धीरे वो नीचे आएगा। तो हम सबसे पहले अपनी जानकारी जहाँ से भी शुरू करेंगे भूगोल से, वो होगा ब्रह्मांड। तो हम अपनी जानकारी कहाँ से शुरू करेंगे, ब्रह्मांड से। ब्रह्मांड से इतने क्वेश्चन तो बनते नहीं है, पर ब्रह्मांड से कुछ जैसे कि हमारे गैलेक्सी में जितने भी ग्रह हैं उनके बारे में, उनके उपग्रहों के बारे में जानकारी कभी कभी आ जाती है। छोटे मोटे पेपरों में पूछ लेता है, और ये मत सोचिए कि कभी कभी छोटे में ही पूछता है, बड़े में भी पूछ लेता है। उनका कुछ नहीं पता है, जो एग्जाम रखते हैं और जो एग्जाम क्या पैटर्न बनाते हैं या क्वेश्चन बनाते हैं, उनके दिमाग में पता नहीं कब वो अपनी पत्नी से लड़कर आ जाए और क्वेश्चन का निर्माण कर दे और आपको ही पता ना चले। तो इसलिए कभी भी एग्जामिनर को या किसी भी पेपर को हल्के में नहीं लेना चाहिए, और हम इसी प्रकार से जानकारी लेते चलेंगे। अब ब्रह्मांड, कुछ जो पीजीटी करेंगे उनके लिए इस क्वेश्चन का कभी कभी निर्माण हो जाता है। जैसे ब्रह्मांड के बारे में जो जानकारी प्राप्त होती है, ब्रह्मांड के बारे में, तो उसे कहते हैं ब्रह्मांड विज्ञान। कभी कभी पूछ लेता है, अगर पीजीटी का पेपर कोई देगा या टीजीटी या कोई मतलब यूपीएससी पीसीएस में जो मतलब जियोग्राफी रखते हैं, उन्हें कभी कभी पूछ लेता है कि ब्रह्मांड की जानकारी प्राप्त करने के लिए कौन सा विज्ञान है, तो ब्रह्मांड विज्ञान कहा जाता है उसको। और कभी कभी इसको क्या कहते हैं, विश्व उन्नति, विश्व उन्नति या विश्व उत्पत्ति। क्योंकि क्या है, इसने खुद कह दिया विश्व की उत्पत्ति। विश्व हमारा क्या है, पृथ्वी के अंदर जितनी भी चीज है उसकी उत्पत्ति के द्वारा क्या है, ब्रह्मांड। उसने एक संज्ञा दे दी कि ब्रह्मांड को हम क्या कह सकते हैं, विश्व कह सकते हैं, या तो ब्रह्मांड विज्ञान या विश्वोत्पत्ति विज्ञान। ये तो छोटा सा क्वेश्चन है, छोटा सा ही क्वेश्चन है, पर कभी कभी आपने छोटी सी चीज जैसे आलपिन एक बड़े हाथी को भी गिरा सकती है, या किसी भी बड़े जानवर को हिला सकती है एक आलपिन। तो यही कभी कभी क्या करता है कि पूरा पेपर का रुख बदल देता है। अब धीरे धीरे जैसे ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड की अवधारणा किसने बताया कि हम जहाँ रह रहे हैं उससे बाहर भी कोई दुनिया है, उससे बाहर भी कोई ग्रह है, ग्रह के अंदर कुछ वो जो ग्रह है वे भी किसी के अंदर है, कोई बड़ी चीज है जो खुली है। जिस प्रकार मैदान में खेलने वाला खिलाड़ी की कोई सीमा नहीं होती, इसी प्रकार हमारा ब्रह्मांड है जिसकी कोई सीमा नहीं होती। अगर मैं इस मार्कर को हवा में रखता हूँ तो इसकी कोई सीमा नहीं है। अब कुछ सोचेंगे कि इसकी सीमा है कि पीछे कर दो बोर्ड में लग जाएगा, नहीं। अगर इसको मैं खुले मैदान में छोड़ दूँ तो इसकी क्या है, कोई सीमा नहीं है। इसी प्रकार ब्रह्मांड है हमारे लिए। अगर हम ब्रह्मांड में जाए तो जहाँ तक हमारी नज़र जा सकते हैं, जहाँ तक हम जा सकते हैं, हमारी उम्र खत्म हो जाएगी पर ब्रह्मांड कभी खत्म नहीं होगा। तो ऐसी ही अवधारणा सबसे पहले दी गई थी 300 ईसा पूर्व में।
300 ईसा पूर्व में ऐसी ही एक अवधारणा दी गई। उन्हें पता चला कि हमारी पृथ्वी से भी बाहर कुछ चीजें हैं, और उन्होंने जानकारी दी कि हमारी पृथ्वी से जो बाहर है चमकने वाली जो चीज है, जो हमें सूरज सुबह मॉर्निंग होती है और हमें ये चमकना शुरू हो जाता है, ये गोला, ये क्या है और इसका मतलब क्या है। तो उन्होंने बताया कि केंद्र में सूरज है, केंद्र में सूर्य है, और सभी ग्रह इसकी चक्कर लगा रहे हैं, सभी ग्रह किसका, सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं। तो उन्होंने कुछ जानकारी दी। 300 ईसा पूर्व में उनको पता चल गया था कि केंद्र में क्या है, सूरज है, और उसके चारों तरफ ग्रह चक्कर लगा रहे हैं, जिसमें हमारा भी ग्रह एक मौजूद है। पर उनकी अवधारणा कुछ साल चल पाई, पर वास्तविक अवधारणा ये तो क्या थी, उन्होंने एक अनुमान के अनुसार बताई थी। एक वास्तविक आई थी कुछ साल बीतने के बाद। तो एक और अवधारणा आई 140 ईसा पूर्व में। उन्होंने कहा नहीं, वे भी कूद गए। उन्हें पता चला, पहले कभी लिखा होगा इन्होंने या जानकारी दी बड़ी बूढ़ों से प्राप्त हुआ होगा कि भाई किसी ने कोई 300 ईसा पूर्व बताया था कि केंद्र में क्या है, सूरज है, उसके चारों तरफ। तो ये भी कूद गया है 140 ईसा पूर्व में। 140 ईसा पूर्व में जब ये कूद गए, इनका नाम था टोलमी। ये कूद कर आए, नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है। क्या नहीं है, लोगों ने मुझे बताइए क्या नहीं है। उन्होंने कहा सूरज की परिक्रमा कोई नहीं लगा रहा, हमारी परिक्रमा सब लगा रहे हैं, मतलब हमारी पृथ्वी की परिक्रमा सब लगा रहे हैं, पृथ्वी का चक्कर लगा रहे हैं सब। मतलब सूरज भी किसका चक्कर लगा रहा है, पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है। चलता रहा ऐसे ही, सब ने सोचा भाई ये बड़ा वैज्ञानिक है, हम बड़े, हमारा चक्कर सब लगा रहे हैं तो हम बड़े। ऐसे ही चलता रहा कुछ साल। तो फिर एक महाशय और आए, आपने खुद नाम सुना होगा उनका नाम। तो वे भी कूद कर आए। उन्होंने कहा कि ऐसा कैसे हो जाएगा। तो उनका नाम था कोपरनिकस। अब महाशय ये भी आए, ये भी फेमस है, उस समय के अच्छे वैज्ञानिक थे, भूगोल की जानकारी अच्छी थी। ये भी कूद कर आए। इन्होंने कहा कि जो आज से कई सौ साल पहले, मतलब 300 ईसा पूर्व में जो उन्होंने अनुमान लगा कर गई थी, वो बात सच है। उन्होंने क्या कहा कि हाँ सच में ही सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं सब, मतलब सभी ग्रह सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं। अब ये वहां से भी आए, इन्होंने भी बता दिया कि सभी ग्रह इसका चक्कर लगा रहे हैं। और इन्होंने कुछ चीजें और बताई। उन्होंने कहा कि चक्कर तो लगा रहे हैं पर सारे ग्रह एक ही आकार के हैं, क्योंकि इन्होंने देखा कुछ था नहीं, बिना देखे ही बोल रहे थे, कुछ अनुमान लगा के बोल रहे थे। बोलने लगे कि सारा ग्रह क्या है, एक समान है। और इन्होंने ये बात सही बताई कि एक वृत्ताकार पथ में चक्कर लगा रहे हैं। इसका सूर्य का चक्कर किस में लगा रहे हैं, एक वृत्ताकार पथ में चक्कर लगा रहे हैं। इनकी बात भी सच मानी। और यही अवधारणा कितने साल तक चलती रही। बड़े वैज्ञानिक थे तो बड़े वैज्ञानिक की बात ज्यादा चलेंगी, तो ये चली 350 साल तक। 350 साल तक इनकी बातें चलती रही। क्या कि सूर्य का चक्कर सभी ग्रह लगा रहे हैं, सभी ग्रह एक समान है और वृत्ताकार पथ में चक्कर लगा रहे हैं। 350 साल ऐसे ही चलता रहा। फिर इटली के एक वैज्ञानिक, क्या है, गैलियो, इटली वैज्ञानिक। इटली अपने समय का, उस समय क्या था, रोम का मासिक, वो ईसाइयों का बोलबाला था, धार्मिक प्रचार सब कर रहे थे। तो धर्म के प्रचार में उन्होंने कहा कि ऊपर पृथ्वी से बाहर देवता रहते हैं, ये है वो है, तुम नरक जाओगे स्वर्ग जाओगे। तो इन्होंने क्या करा कि एक दूरबीन से असली चीज पता करने के लिए एक दूरबीन बनाई, और दूरबीन के द्वारा देखा इन्होंने कितने 1605 में इन्होंने दूरबीन से देखा। ये भी बहुत बड़े भगत थे, पर ये सोच रहे थे कि पता करूंगा कुछ और पता चलेगा कुछ और। इन्होंने जैसे ही दूरबीन से देखा तो ये अचंभे में रह गए। अचंभे में क्या रह गए, पता चला कि सोचा था कुछ, निकला कुछ। हमारी जो धरती है
वो तो किसी और का ही चक्कर लगा रही है। चक्कर लगाने के बाद ये भी चुप हो गए। इन्होंने भी अपने जो सिद्धांत थे वे दिए कि सूर्य का चक्कर सभी ग्रह लगा रहे हैं और उसमें हमारी पृथ्वी भी मौजूद है। गैलेक्सी चुप हुए। गैलेक्सियों के बाद अब महान पुरुष आया है न्यूटन। न्यूटन महाशय, आप सब जानते होंगे न्यूटन महाशय को। इन्होंने क्या दिया है? 3 नियम। 3 नियम के अनुसार इन्होंने सबकी काया पलट दी और अपने कुछ नियमों के साथ ये आज तक फेमस है। इनके 3 नियम, इन्होंने क्या कहा कि 3 नियम ऐसे नियम थे कि जिन्होंने सब चीज पलट के रख दी। इन्होंने क्या कहा? खगोल शास्त्र के नियमों के अनुसार जिसके कारण ग्रह आज तक प्रक्षेपित किए जाते हैं, खगोल शास्त्र के ऐसे नियम दिए इन्होंने, जो न्यूटन जी के जो नियम थे, खगोल शास्त्र के ऐसे नियम दिए जिसमें आज कृत्रिम उपग्रह जितने भी छोड़े जाते हैं सब क्या है? इनके सिद्धांतों पर काम करते हैं। इन्होंने इतनी बड़ी चीजें दी। ये तो क्या हुआ? हमारे ब्रह्मांड उत्पत्ति के जितने भी नियम या जितनी भी सोचें उत्पन्न होती रही, ये चलती रही। पहले 300 ईसा पूर्व में, फिर 140 ईस्वी में टोलमी ने दिए, फिर कोपरनिकस ने दिए, फिर उसके बाद गैलीलियो आ गए और न्यूटन के बाद आकर सब थम गए। क्योंकि न्यूटन जो थे इन्होंने 3 नियम भी दिए और इनके 3 नियम आज तक चलते आ रहे हैं। अब देखते हैं कि अब इनको पता चल गया कि ब्रह्मांड में क्या है? हमारा सूरज है, ग्रह है, और ग्रह किसका चक्कर लगा रहे हैं। पहले कह रहे थे कि पृथ्वी का सब चक्कर लगा रहे हैं, अब पता चला कि सूर्य का सब चक्कर लगा रहे हैं। इसके बाद आता है उत्पत्ति कैसे हुई। अब क्या है? उत्पत्ति कैसे हुई ब्रह्मांड की। अब ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में अब सब सोचने लगे कि यार कि इतना बड़ा ब्रह्मांड है, किसकी कोई सीमा नहीं है, तो उत्पत्ति भी तो किसी ना किसी प्रकार से हुई होगी। तो सबसे फेमस क्या है? फ्रीडमैन का बिग बैंग सिद्धांत। फ्रीडमैन का बिग बैंग सिद्धांत जब ये शुरुआत में आई, इन्हें को पता चला कि एक ऐसी प्रक्रिया उत्पन्न हुई थी कुछ करोड़ों साल पहले कि जिससे हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। ये कूद कर गए, तो इन्होंने अपने वैज्ञानिक साथियों से बात करी कि नहीं, ब्रह्मांड की उत्पत्ति इस प्रकार से हुई, ये हुई। तो इन्होंने बताया कि पहले क्या था कि सब एक जगह इकट्ठा था और एक ऐसा विस्फोट हुआ जिसके द्वारा इस ब्रह्मांड में जितने भी कण थे वे बिखर गए और आज तक बिखर रहे हैं, फैल रहे हैं, जिससे हमारे कई आकाशगंगाओं, कई उसका गैलेक्सियों का निर्माण हुआ, उसमें ग्रह बने, उसमें तारे बने और आज तक इनका फैलाव चल रहा है। तो कुछ अड़ियल वैज्ञानिक वहाँ बैठे थे, उन्होंने कहा चलो चलो ये तो बकवास है, ऐसा भी कहीं होता होगा। अब किसी कारण से वो जो एक पिंड था वो बना कैसे, और बना तो उसमें विस्फोट कैसे करा, तो किसी न किसी कारणवश उन्हें तो फेल करना था। तो उन्होंने क्या करा? फ्रीडमैन का ये सिद्धांत फेल कर दिया और अपनी बातें सिद्ध करके उसको माना कर दिया। फ्रीडमैन जी चले गए। जब मर गए तो कुछ सालों बाद जब 1992 कितना 1992 में कॉस्मिक, आजकल कॉस्मिक किरणों का क्या था, इस समय 1992 में कॉस्मिक किरणों के ऊपर खोज चल रही थी। इस खोज से पता चला कि जो फ्रीडमैन ने जो अपना सिद्धांत दिया था वही सिद्धांत सत्य था, कि इसी सिद्धांत के ऊपर क्या है, हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। तो फ्रीडमैन के मरने के बाद उनके सिद्धांत को अपना लिया गया और सब आप फिर सोचने लगे कि ऐसा फ्रीडमैन ने आज से कितने साल पहले कह दिया था। और हमको अब क्या पता चला है, अब जाके पता चला है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति इस तरीके से। अगर उसी समय फ्रीडमैन को कुछ प्रोत्साहन मिल जाता तो कुछ हमें और भी पता चल सकता है। पर ये दुनिया है, किसी न किसी को तो किसी न किसी से चिढ़ होती है और उसको दबाने की कोशिश करता है। तो ऐसे ही इनको दबाया गया और कुछ वैज्ञानिकों को डर था। उनकी बात भी सही है कि एकदम सारे कुछ अपवाद होते हैं हर चीज़ में, अगर उस अपवाद को भी पूरा कर लेंगे तो बात होगी पूरी, अगर उस अपवाद को पूरा नहीं कर पाओगे तो कोई किसी की बात नहीं। तो इनकी
बिग बैंग सिद्धांत में उस समय कुछ अपवाद थे, ये पूरा उनको सोल्व नहीं कर पाए, तो इनके सिद्धांत को उस समय दबा दिया गया था। तो अब इन्होंने बिग बैंग सिद्धांत दे दिया, तो कुछ वैज्ञानिकों ने क्या करा, इसके बाद इस पर रिसर्च करी कि भाई ये जो बिग बैंग थ्योरी है, एक जगह इकट्ठा था पहले, उसमें विस्फोट हुआ, फैलने लगा, तो ये कब से कब तक चली। तो कुछ अनुमान, कुछ रिसर्चों में पता चला कि ये 410 साल में एक विस्फोट होता है, या तो वो इकट्ठा होगा या फैलेगा। तो आज से 410 साल लगते हैं। आज से 120 साल पहले ये विस्फोट हुआ था, 120 साल करोड़ साल पहले ये विस्फोट हुआ था। कौन सा? बिग बैंग। तो उन्होंने बताया कि 410 साल तो इसको फैलने में लगेंगे, और फिर ये एक जगह कई करोड़ साल तक एक ही जगह रुका रहेगा, और फिर दोबारा संकुचन होगा, तो फिर 410 लगेंगे सिकुड़ने में, फिर 410 करोड़ साल लगेंगे। तो अब तक कितना टाइम हो गया है? 120 करोड़ साल। और कितना बचा है इसके पास? 290 करोड़ साल। ये इतने करोड़ साल तक अभी भी फैलेगा। आपने देखा होगा, सुना भी होगा कि चंद्रमा हमारी पृथ्वी से एक साल में इतने दूर हो जाता है, या ग्रह अभी भी अपनी दूर जा रहे हैं। जितनी हमारी मंदार जो ये गैलेक्सी है, ये भी अपना विस्तार कर रही है। तो ये इसी का परिणाम है, क्योंकि अभी तक हमारे पास कितने हुए हैं? 120 करोड़ साल हुए हैं, और अभी कितने बचे हैं? 290 करोड़ साल। क्योंकि 290 जो करोड़ साल है, इतने में अभी तक फैलती रहेगी। इसके फैलने के बाद अब फिर दोबारा क्या होगी? है फिर सिकुड़ेगी, और फिर सिकुड़ने के बाद फिर फैलेगी। तो यही प्रक्रिया चलती रहेगी। कुछ ग्रहों का निर्माण होता रहेगा, कुछ बिगड़ते रहेंगे, ऐसे ही चलता रहेगा। अब बिग बैंग थ्योरी के बाद क्या है? हम आते हैं अपनी आकाशगंगा में। आकाशगंगा में जिसमें हमारा सौरमंडल मौजूद है। सौरमंडल में जिसमें हमारा सूरज और उसके साथ के सभी ग्रह जिसमें मौजूद है। अब बताया जाता है कि हमारी आकाशगंगा इतनी बड़ी है कि मतलब इसके ऐसी ही कई आकाशगंगाएं हैं ब्रह्मांड में। जितनी आकाशगंगाएं हैं हमारे इस आकाश ब्रह्मांड में, उनकी संख्या 10,000 करोड़ है। 10,000 मिलियन। इतनी आकाशगंगाएं हमारे ब्रह्मांड में है लगभग, और उनमें से क्या है? एक हमारी गैलेक्सी है। इनमें से 10,000 मिलियन में से एक हमारी गैलेक्सी है, और इस गैलेक्सी में 1,00,000 मिलियन तारे हैं। सूरज ये हमारा ग्रह का, सौरमंडल का एक तारा है। ऐसे ही जैसे सूरज है और उसके ग्रह हैं, ऐसे कितने हैं? 1,00,000 मिलियन तारे हैं हमारे इसमें आकाशगंगा में। अब खुद सोच के देखो कि एक हमारा सूरज, उसके सारे ग्रह, और ऐसे ही हमारी आकाशगंगा में 1,00,000 मिलियन तारे हैं। तो हमारी आकाशगंगा का कितना बड़ा क्षेत्र होगा? और जब हमारी आकाशगंगा का इतना बड़ा क्षेत्र होगा, तो इतनी ही 10,000 मिलियन है, तो कितना बड़ा ब्रह्मांड होगा? अंदाजा लगाने से भी ज्यादा ऊपर तक बैठता है। तो इतने मिलियन तारे, उसमें से हमारा क्या है? सूरज एक है। जो हमारी मंदाकिनी है, उसका आकार त्रिफलाकार की है, मतलब उसका आकार जो है इस तरीके से है। इस तरीके से ऐसा लगता है जैसे कि एक सांप कुंडली मार के बैठा है, और उसकी एक तरफ से पूंछ निकली हुई हो और एक तरफ से मुंह निकला हुआ हो, और बीच में ये घूम रहा हो। इस तरीके से हमारी आकाशगंगा दिखाई देती है। तुम गूगल पे जाकर सर्च करके देख सकते हो वीडियो, गैलेक्सी वीडियो। तो उसमें क्या दिखाएगा कि ये बीच का हिस्सा घूमता हुआ दिखाएगा, और इसमें भी कुछ ना कुछ क्रियाएं होती रहेंगी। तो ये क्या है? त्रिफलाकार की
आकृति दिखाई देती है इसमें। अब इसको देखने के बाद तुम जब गूगल पे जाके सर्च करोगे तो ये इसको देखोगे। कुछ कुछ क्या होता है कि गर्मियों के दिन गांव में चले जाओ तो क्या होता है, बाहर सोते हैं बंदे। पता है प्रेमी के वियोग में पड़ा हुआ है प्रेमी और सो रहा है चारपाई पे, अंधेरा हुआ है, अमावस की रात है, देख रहा है तारों और तारों के बीच में अपनी महबूबा का चेहरा। देखते देखते उसको दिखाई देता है एक बीच में एक दूध जैसी पट्टी जिसमें बहुत से तारे भी चमकते हैं और ऐसा लगता है जैसे कि किसी ने दूध बिखेर दिया। उसको याद आ रही है कि ये मेरी महबूबा ने दूध बिखेरा है। फिर वो गौर से देखता है कि ये कुछ और है। अगर आप भी ऐसे ही जाकर कभी देखोगे, अमावस की रात हो, गर्मी के दिन हो, क्योंकि सर्दी में तो आप बैठ नहीं सकते इतनी देर तक, तो गर्मियों में देखना बाहर सोते हो गांव के, दिल्ली जैसे शहर में नहीं, क्योंकि यहाँ तो इतना पोल्यूशन होता है कि चांद ना अच्छी तरह चमके। तो आप जब उसको देखोगे तो आपको एक दिखाई देगी आसमान में एक सफेद सी पट्टी, उसको क्या कहते हैं, दूधली मेखला। ये क्या है, बहुत से तारों की एक श्रृंखला है जो हमें रात को चमकती है सोते हुए। अगर वो भी आप अगर गौर से देखते रहोगे तो रात को 11 बजे आपने उसका कुछ आकार देखा, किसी तारे को कहीं देखा, और रात को अगर सुबह जाके 4 बजे देखोगे तो उसका आकार कुछ और ही दिखाई देगा। वो क्या है कि चलता रहता है, जो दूधली मेखला है वो चलती रहती है, जो रात में आकाश में दिखाई देती है। ये तो बहुत से लोगों ने देखा भी होगा, जो ग्रामीण के होंगे उन्होंने लगभग 90% देखा ही होगा। चलो ये साफ नहीं हो रहा है, ऐसे ही पढ़ाते रहेंगे। हमारी आकाश गंगा, हमारा सूरज है, सूरज एक तपता हुआ है। सूर्य क्या है, तपता हुआ एक तारा है। इसके ही पास का एक क्या है, एक ठंडा तारा है जो क्या है, शीतल है और चमकीला भी बहुत है, जिसका नाम क्या है, ओरियन। ओरियन तारा क्या है, सूरज से ठंडा और चमकीला। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि सूरज के पास का सबसे शीतल और चमकीला तारा कौन सा है, तो उसका नाम हमने लिख दिया है, नेबुला भी आता है इसके साथ लिखा हुआ, एरियन नेबुला। तो नेबुला से आप पहचान सकते हो कि ये पृथ्वी से कितनी दूर है। तो इसकी दूरी भी लिख देते हैं, 1600 प्रकाश वर्ष दूर। पृथ्वी से कितनी दूर है, 1600 प्रकाश वर्ष। एक प्रकाश वर्ष में वह दूरी, अगर प्रकाश की जो चाल है उसको अगर हम चलाते रहे तो एक साल में जितनी दूरी तय करेगी वो एक प्रकाश वर्ष है। अब देखो कि प्रकाश की चाल कितनी तेज है और एक साल में जितनी दूरी तय करेगा वो एक प्रकाश वर्ष है, तो ये 1600 प्रकाश वर्ष है। अब देखो 1600 साल में जितने दूर ये प्रकाश जाएगा उतनी दूर है ये। अब देखो तो कितनी दूर होगा कि जाने में भी आदमी कई जन्म लेने पड़ जाएंगे तब जाके पहुंचेगा, क्योंकि आदमी की आयु इस समय कितनी है, अधिक से अधिक ये जान के 95 90। अब तुम अंदाजा लगा लो कि कितनी दूर होगा ये तारा, अंदाजा लगा के देख लो कि कितनी दूर होगा। अब एक तारा और है जो सूरज से बड़ा है और सूरज से चमकीला भी है। अगर उसका द्रव्यमान में ले लिया जाए, अब तो जगह नहीं बची, चलो इसी के ऊपर लिख लेते हैं। जो तारा है वो सूरज से 2 गुना बड़ा, क्या है, 2 गुना बड़ा है और 20 गुना चमकीला। अब देखो कि सूरज हमारा कितना चमकीला है कि हमें इतनी धूप देता है। अगर इसी की हम 20 गुनी लाइट बढ़ा दें तो हमें कितनी लाइट मिलेगी, जितनी लाइट मिलेगी उतना ही क्या है, इसकी चमक है। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हो कि कितना चमकीला होगा ये तारा।
इसका नाम क्या है? सीरियस डॉग स्टार। ये डॉग है, डॉग क्या है? सीरियस है। किसके लिए? चमकने के लिए, काटने के लिए नहीं। क्या है? डॉग क्या है? सीरियस है, चमकने के लिए। किससे? सूरज से कितने गुना? 20 गुना। और कितना बड़ा है? सूरज से भी डबल। क्या है? डॉग क्या है? सीरियस है, सूरज से कितना गुना? 20 गुना। और चमकने में 20 गुना, और आकार में डबल है। कौन? डॉग सीरियस है। क्या है? सीरियस है डॉग। किससे? सूरज से 2 गुना, और चमकने में 20 गुना। और अगर हम आसपास की, ये तो था क्या? सूरज के पास के तारे। अगर हम कहें कि हमारी मंदाकिनी या हमारी सूरज के पास में, हमारे सूरज किसका है? आकाशगंगा का एक तारा है। इसके पास की क्या है? दूसरी गैलेक्सी, उसका नाम क्या है? उसका नाम है एंड्रोमेडा। एंड्रोमेडा ये क्या है? हमारे सूरज या हमारी आकाशगंगा की सबसे पास की दूसरी आकाशगंगा। ये कितनी है? 2.2 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर। अब तुम अंदाजा लगाओ कि 1600 मीटर तो ये था, 1600 प्रकाश वर्ष दूर, मीटर नहीं सॉरी। जब ये इतनी दूर जा रहा है तो ये तो 2.2 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर है। तो अब ये देखो कि अंदाजा लगा के देखो कितनी दूर होगा। तो यहाँ तो पहुंचने में तो कई जन्म लेने पड़ रहे थे, तो यहाँ तो भूल ही जाओ कि कहाँ तक जाना पड़ेगा और कहाँ तक नहीं। और इस आकाश गंगा में कम से कम कितने? 200 मिलियन तारे हैं। 200 मिलियन। हमारे आकाश गंगा में कितने हैं? 10,000। और यहाँ कितने हैं? 200 मिलियन। है कितनी दूर? 2.2 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर। अब हम अपनी आकाशगंगा को ले लेते हैं थोड़ा सा। इस नीले से अच्छा तो लाल ही है, साफ तो हो रहा है। हमारी आकाशगंगा, अगर हम आकाशगंगा के बारे में जानकारी प्राप्त करें तो इसके जो केंद्र है, हमारा जो सूरज है, ये आकाशगंगा मान के चलो, ठीक। हमारा जो सूरज है वो इस कोने पे है। इस कोने पे होने के कारण जो हमारा सूरज है, इसका क्या है? यहां से, इस केंद्र से और सूरज के बीच की जो दूरी है, ये कितनी है? 3200 प्रकाश वर्ष दूर। मतलब सूरज से और इस केंद्र के बीच की दूरी ये इतनी दूर है, जो केंद्र है सूरज से। हमारे जो सौरमंडल का जो तारा है सूर्य है, उससे केंद्र, हमारी आकाशगंगा जो केंद्र है, केंद्र बिंदु है, उसकी दूरी क्या है? 3200 प्रकाश वर्ष दूर। तो ये देखिए, ये क्या है? 1600 प्रकाश वर्ष दूर। क्या? ये तारा। पर ये इस तरफ भी हो सकता है, बीच में भी हो सकता है, कुछ नहीं कह सकते। मगर जिस तरीके से इसकी जो चमक थी वो हमें क्या बताती है कि ये केंद्र की तरफ होगा। केंद्र इतना चमकता है हमारी आकाशगंगा का कि उसको अगर आप देखोगे उसकी वीडियो तो आपको अलग ही दिखाई देगा कि जो हमारा आकाशगंगा जो केंद्र है वो अलग ही चमकता है ज्यादा। अब रही आकाशगंगा, ये तो हो गया सूर्य और ये हो गया आकाशगंगा, इनका क्या है? 3200। अब यहां से यहां इस कोने से अगर केंद्र से आकाशगंगा के एक छोर पे आना पड़े, एक छोर पे आना पड़े, और इस छोर को, केंद्र को पार करते हुए अगर हम व्यास को ले ले, मतलब हम पूरी आकाशगंगा की मोटाई ले ले, इसको व्यास को अगर हम मोटाई मान ले तो ये है 16,000 प्रकाश वर्ष दूर। मतलब इतनी लंबाई है। अगर हम
इस कोने से इस कोने तक प्रकाश को छोड़े तो उसको 16,000 प्रकाश वर्ष लगेंगे इसको इस कोने को छूने के लिए। इतनी बड़ी हमारी गैलेक्सी का एक कोने से दूसरा कोना है, तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितनी बड़ी गैलेक्सी है हमारी। और उसमें हमारा सौरमंडल और सौरमंडल के अंदर हमारा सूर्य, सौरमंडल और सौरमंडल के अंदर हमारी पृथ्वी, पृथ्वी के अंदर हमारा देश, और उस देश के अंदर भी हम राज्य। तो हमें कभी अहंकार हो ही नहीं सकता जियोग्राफी पढ़ने वाले को। तो आज की हमारी क्लास यहीं खत्म होती है। कल को हम अलग टॉपिक पढ़ेंगे जिसमें तारे के बारे में पढ़ेंगे। अब तो हम अपने सौरमंडल का जो तारा था सूर्य, उसके बारे में पढ़िए। अब हम देखेंगे कि तारों की उत्पत्ति कैसे होती है और मृत्यु कैसे होती है। जिस प्रकार एक बच्चे का जन्म होता है, उसी प्रकार किसी न किसी रूप में किसी न किसी चीज का जन्म होता है। ऐसे ही देखेंगे हम कि तारों का जन्म कैसे होता है, मृत्यु कैसे होती है, और कुछ खगोलीय पिंड जिनके बारे में हम कल जानकारी प्राप्त करेंगे, और सभी ग्रहों के बारे में और सूर्य के बारे में। इसी प्रकार से हमारा क्रम चलता रहेगा। और पृथ्वी की उत्पत्ति देखेंगे, क्योंकि पृथ्वी का भी जन्म ही हुआ होगा। उस पृथ्वी के उत्पत्ति के जन्म के सिद्धांत, मतलब किस किस आदमी ने किस तरीके से सोचा है कि इसका जन्म किस तरीके से हुआ होगा। अगर किसी व्यक्ति के जन्म के बारे में हमें नहीं पता है तो हम क्या करेंगे, अपनी थिंकिंग लगाएंगे, अपनी सोच लगाएंगे, जिससे कि हमें पता चलेगा कि उस आदमी के बारे में कि ये कब जन्मा था। कोई लिखित साक्ष्य नहीं है, पर हम अंदाजा लगाएंगे कि इस आदमी का इस तरीके से जन्म हुआ होगा, इसके माँ बाप वहाँ रहते होंगे, इस तरीके से काम करते होंगे। इसी प्रकार हम कुछ आदमी ऐसे हैं, कुछ वैज्ञानिक ऐसे हैं जिन्होंने कुछ तथ्यों के अनुसार ये पता लगाया है कि पृथ्वी की उत्पत्ति किस किस प्रकार से हुई है, और कैसे कैसे इसमें, मतलब जब पृथ्वी बनी थी, सौरमंडल का निर्माण हुआ था, तो किस तरीके से अलग हुई थी, किस तरीके से ये बनी थी। तो यही अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग सिद्धांत हैं, ये भी हम कल को पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए और मजे लीजिए। सर्दी का मौसम है, अपनी रजाई में पढ़ सकते हैं। आपको इन क्लासों का पूरा सहयोग मिलता रहेगा मेरा, और क्लासों का पूरी एंजॉय के साथ पढ़ते रहिए, रजाई में घुसे रहिए, और सर्दी से बाहर आने की कोशिश मत कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।